सिंपलर फंक्शन में तो नॉन लीनियर भी आ सकते हैं। अच्छा, नॉन लीनियर यहाँ भी आएगा, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे है? लीनियर पे, ठीक है। और ये हमने इसको इंट्रोडक्शन दिया था कि ये चीज जो है, इसमें आइडिया ये होता है कि ये जो चीज है ना आपके पास 2 3, दिस इज बेसिकली इनपुट। क्या है ये? इनपुट है। अब इसको आउटपुट क्या होगा? एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी चीज आ जाएगी, तो ये आउटपुट हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या कर रही है भाई? ये ट्रांसफॉर्म कर रही है 2 डायमेंशनल वेक्टर को 3 डायमेंशनल वेक्टर में। सही है, 2 डायमेंशनल को 3 डायमेंशनल में ट्रांसफॉर्म कर रही है, ठीक है जी, गुड। और ये वही है कि यहां से समथिंग इन होगा, इनपुट है, यहाँ पे समथिंग आउट होगा, और ये हमारा जो है ना फार्मूला है प्रोड्यूस करने का। जो भी इन आ रहा है उसको ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो उसके बाद हमने ये भी देख लिया था, सारा एक्सरसाइज कुछ देख ली थी। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये भी कर लिया था, हमने ये भी कर लिया था। फिर हम जो थे ना, हाँ, यहाँ पर हमने क्या किया था भाई? हमने यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। किसकी डिस्कस कर रहे थे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। क्या हो गया? नहीं किया था ये? किया था ना? तो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो उसका मसला सिर्फ यही है कि आपके पास याद है इस किस्म की हमने एक पिक्चर बनाई थी, ठीक है? क्या लिखा था कि समथिंग कॉल्ड यू हेयर है, एक वी भी इधर है, एक u प्लस वी भी है, ठीक है। फिर इनके हमने इमेजेस ली थी, फिर इन इमेजेस का सम किया था। फिर हमने कहा था कि ये जो सम है ना ऊपर दो का, वो इस इमेज के बराबर है, वो ये वाली चीज है ये, ठीक है। टी ऑफ यू प्लस वी किसके बराबर होगा? आखिर में जाकर क्या आएगा आंसर? टी यू प्लस टी वी। ये लास्ट टाइम हमने प्रूफ कर लिया था, ओके। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे आगे आगे। उसके बाद ये थ्योरम थी जिसको कि हमने कहा था, क्या कहा था कि ऊपर की जो 2 लाइनें हैं ना वो हमारी डेफिनेशन है, और ये जो आखिरी की 2 लाइनें हैं ये हमारा क्या है? कंक्लूजन है। तो बास बुक में ये होता है कि डेफिनेशन यहां से स्टार्ट करते हैं, कहते हैं साहब ये डेफिनेशन है किसकी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो वो फिर ये 2 चीजें क्या करते हैं? प्रूफ कर देते हैं। अब हमने क्या देखना है? थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और फिर ये देखना है अगर कोई नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एक तो ना समझना होता है यार। देखिए, ये जो पार्ट है ना नॉन लीनियर का, इसको आर्ट भी कहना चाहिए और साइंस भी। आर्ट इस सेंस में है कि लीनियर तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। क्यों समझ में आ जाता है? इसलिए कि वो अल्टीमेटली उसमें एक मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, राइट। और इनपुट ए से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है? आउटपुट। वो तो समझ में आ जाती है कि हाँ भाई वाकई ये लीनियर है। लेकिन नॉन लीनियर के लिए पहले समझना होता है, फिर उसको मैथमेटिकली प्रूफ करना होता है। तो मैथमेटिकली प्रूफ करने का मतलब ये है कि अगर ये वाली कंडीशन फेल हो जाए किसी भी एक यू के लिए, या किसी भी एक वी के लिए, या किसी भी सी और डी के लिए, देखें लीनियर होने के लिए ये इक्वेशन ऑल के लिए वर्ड लिखा हुआ है ऑल, यानी ये लिखा हुआ कहीं लिखा हुआ है, यानी ये सी भी कुछ भी हो सकता है, डी कुछ हो सकता है, यू कुछ हो सकता है। लेकिन अरे एक भी यू भी ऐसा पकड़ा गया और सी डी जिसमें ये कंडीशन फेल हो गई, या इसमें तो सबसे आसान तो ये है ना कि अगर जीरो की इमेज जीरो नहीं है तो वो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं। लेकिन भाईजान इसका ये मतलब नहीं है कि अगर टी जीरो जीरो के बराबर हो गया तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। कोई इस पे जरा कोई साहब बता सकते हैं व्हाई आई एम सेइंग दिस स्टेटमेंट, कि अगर टी जीरो इज नॉट जीरो फिर तो कहानी खत्म, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट लीनियर। लेकिन अगर टी जीरो इज इक्वल टू जीरो है तो क्या हम ये कंक्लूड कर लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है, या कुछ और इंतजार करेंगे? लेकिन ये वैसे ही जैसे एक मोज़ेज़ कंट्री में होता है कि सिग्नल रेड है। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इसमें तो कुछ है ही नहीं काम। आप रुक जाते हैं ना, श्योर है रुकना,
लेकिन ग्रीन का ये मतलब थोड़ी है चल पड़े। हो सकता है कोई माजूर आदमी जा रहा हो, पुरानी कंट्रीज में हो सकता है कोई गाड़ी खराब हो गई हो, भाई समझ में आ रही है ना बात। तो रेड का मतलब तो खत्म हो गई कहानी, हम जा ही नहीं सकते, भले खाली हो, वहां खाली हो कोई नहीं जाता। यहाँ तो कहते हैं रेड का मतलब रेड नहीं है, रेड का मतलब ये है कि अगर कुछ नहीं आ रहा तो चले जाओ। तो यहाँ पे मतलब है कि अगर T00 हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है, और से सुनिएगा, हो सकता है कुछ और रॉन्ग हो जाए। क्या हो जाए? कुछ और रॉन्ग हो जाए, सही है ना। लेकिन अगर T0 इज नॉट 0 है तो फिर अगर आगे रॉन्ग हो या ना हो तो जो यही कंडीशन फेल हो गई तो वो क्या नहीं होगी, लीनियर नहीं होगा। तो जरा ख्याल रखिएगा। ओके, ये प्रूफ तो कल कर लिया था हमने। अब हम इसका यूज देखते हैं। यूज से पहले देखें, दो चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव साइड होता है और एक थोड़ा सा नॉन पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये जो स्लाइड्स है ना, इसमें जो है हम एक और एंगल से काम कर रहे हैं। वो कौन सा एंगल है वो मैं आपको बताता हूं। क्या कहा जा रहा है आपसे? देखिए, आमतौर पे तो हमारे पास हमारे जहन में तो ये आता है ना, क्या जहन में आता है कि ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लीनियर लिखा हुआ है ना, तो हमारे जहन में फौरन ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आहा देयर विल बी एन ए, ठीक है, और अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। b क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा, ठीक है। x क्या है, इनपुट। a क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जो हैंडल कर रही है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी a नहीं दिएगा, सिर्फ डायरेक्ट इसने कह दिया, क्या कह दिया, फाइंड द इमेज ऑफ दिस एंड दिस, और इंफॉर्मेशन ये दी गई है। क्या दी गई है इंफॉर्मेशन, जरा गौर से देखिए, ये लिखा हुआ है ना, which maps E1 into Y1, E1 into Y1 और E2 into Y2। E1 हमेशा याद रखें, R2 में E1 का मतलब क्या है, 1 0, इनपुट क्या है 1 0, और E2 का मतलब क्या है 0 1, ये R2 की बात कर रहा हूं। R3 में E1 का मतलब क्या होगा, R3 में E1 का मतलब तो भाई 1 0 0, और E2 का मतलब क्या होगा 0 1 0। E3 का मतलब क्या होगा 0 0 1। तो ये बहुत मशहूर है, कौन से, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर्स, और इनको क्या कहते हैं, डायरेक्शन वेक्टर्स भी कहते हैं। लेकिन E1 जो है ना, वो R2 में कुछ और होगा, R3 में कुछ और होगा, और R4 में कुछ और होगा। समझ में आ गई ना बात, सही है, ओके। हाँ जनाब, इसमें क्या कहा गया, इसमें सिर्फ ये बताया गया कि भाई E1 की इमेज ये रही। आप जरा देख के बताओ 1 0 की इमेज क्या बताई है इसने, Y1 को रीड कर लो ना जरा जल्दी से, क्या लिखा, यस। और E2 क्या है 0 1, इसको क्या कह रहा है, इसकी इमेज क्या है 0 1 1, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि साहब, और ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ए का कहीं जिक्र नहीं है। तो कह रहा है कि साहब बगैर ए के आपको इसकी इमेज निकालनी है, किसकी इमेज निकालनी है, किसकी 3 2 की, और फिर एक जनरल वेक्टर की इमेज निकालनी है x1 x2। तो असल में कहना ये मैं चाह रहा हूँ, ये जो है ना एग्जाम्पल, ये बड़ी पावरफुल है। ये एग्जाम्पल ये बता रही है, अगर तो मैट्रिक्स ए गिवन है फिर तो सारी कहानी पता चल गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अगर ए नहीं गिवन, लेकिन जिस स्पेस से इनपुट ले रहे हैं, कौन सा स्पेस से इनपुट ले रहे हैं, R2 ना, अगर उसके दो यूनिट वेक्टर्स आपको पता है, इस केस में पता है, बल्कि इसमें क्या यूनिट वेक्टर तो हमेशा ही पता होंगे ना, R2 में क्या होंगे 1 0 0 1, बार बार कह रहा हूँ। खास बात क्या है कि अगर उन यूनिट वेक्टर्स की इमेज भी मौजूद हो तो फिर आप पूरी कहानी बयान कर सकते हैं। पूरी कहानी का मतलब है किसी भी वेक्टर की इमेज निकाल सकते हैं, और आप मैट्रिक्स ए को भी बता सकते हैं जो अदरवाइज नहीं बताई गई। तो पहले तो ये जो बैठे हमारे 5 हजरात क्लियर है ना, इस एग्जाम्पल क्या 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 आपको मतलब है, लेसन दे रही है, लेसन ये दे रही है कि अगर ए ना पता हो लेकिन दो पावरफुल वेक्टर R2 में उनकी इमेज पता हो तो यू नो एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, एवरीथिंग से क्या मुराद है भाई, एवरीथिंग यहाँ कुछ भी नहीं है। हमें एक फार्मूला चाहिए हर वेक्टर की इमेज के लिए, या हमें क्या चाहिए, एक मैट्रिक्स चाहिए, ताकि हम किसी भी एक्स को उससे मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लें, इमेज निकाल। क्लियर, चलें आगे, आगे चलते हैं।
देखिए ना, सबसे पहले तो हम ये नोट कर लेते हैं कि जो भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये तो हमें दिया गया है ना E1। बस मुझे ये बता दें मैं क्या लिखूं यहाँ पे। यार ऊपर जो इंग्लिश लिखी है उसका मैथमेटिकल वर्जन है ना, तो क्या लिखूं? T1 इज इक्वल टू व्हाट? हाँ, ऊपर क्या लिखा हुआ है? E1 इज, क्या लिखा हुआ है? जुमला पढ़ो ना जरा। विच मैप्स E1 इंटू Y1। और ये क्या लिखा हुआ है? ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसकी मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? T1 किसके बराबर हो जाएगा? हाँ Y1 तो बोलो ना यार। क्या वो सुबह सुबह नाश्ता नहीं करके आ रहे हैं? वो जो ऊपर लिखा हुआ है E1 विच मैप्स E1 इंटू Y1, तो इसका मतलब यही है ना कि T ऑफ E1 इज Y1। दूसरा क्या होगा? अब आ गई ना बात समझ में? ठीक है, अब जरा आ जाइए मेरे साथ साथ। आपसे इमेज पूछी जा रही है, किसकी पूछी जा रही है? 3 की। और ये जो E1 E2 है ना, ये E1, ये जो 3 है ना, ये E1 E2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। आप जल्दी से वेट बताएं मुझे, कौन से वेट्स हैं जो मैं यूज करूं तो मुझे 3 आ जाए? वेरी गुड, क्लियर। अब आगे चलो, हमें इमेज निकालनी है T ऑफ 3 की, ठीक है। लेकिन 3 किसके बराबर हो गया ऊपर से? यहाँ पे क्या लिखूं? नहीं नहीं, सिर्फ ये लिखना है अभी 3। अब मैं क्या लिखूं? ये हुआ कैसे, ये बताओ ना पहले। हाँ, ये प्रॉपर्टी है कि टी ऑफ सी यू प्लस डी वी इज इक्वल टू सी टाइम्स टी यू प्लस टाइम्स डी वी। अब क्या करूं भाई? सेम क्या मतलब? कोई दो रिजल्ट है आपके पास जो सेम आएगा? हम तो रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं हम? किस की इमेज निकालना चाह रहे हैं? 3 की। अब बताओ क्या करूं? ये समझ में आ गया ना? T1 बराबर किसके है? Y1। अब क्या करूं? जल्दी बोलो यार। Y1 की वैल्यू लिखूं ना, क्या है Y1? 102। Y2 की इमेज क्या है? सॉरी, Y2 क्या है? 011। फाइनल आंसर बताओ। हाँ जी, क्लियर हो गया ना क्या हो रहा है? ये सिर्फ पता क्यों हुआ है? आपके पास जो E1 E2 है ना, उनकी इमेज दी गई है। तो जो उसकी इमेज दी गई है, तो हमने वो रिजल्ट यूज किया कि 2 डायमेंशन में हर वेक्टर E1 E2 का लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। तो फिर हमने वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगाकर आंसर निकाल लिया, राइट। अब मजे की बात है कि 3 में क्या कमाल है जो X1 X2 में नहीं है, बल्कि X1 X2 तो ज्यादा जनरल होगा ना। अब हम किसकी इमेज निकाल रहे हैं? X1 X2 की निकाल रहे हैं। कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ। मैं चाहता हूं कि बजाय अगली स्लाइड पे जाने के सारा काम यहीं कर लें। अच्छा, मजे की बात है कि अगर आप नोट्स देखें, नहीं आगे किया हुआ है उसने, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि ये जो हमने अभी निकाला है ना, क्या निकाला है? यही निकाला है ना यार? क्या निकाला है यार, जल्दी बताओ। हमने 3 की इमेज निकाल ली है। 3 की इमेज क्या आई है? 328, सही है। हमारे पास E1 की इमेज मौजूद थी, क्या थी? जल्दी से बोलो। 102। E2 की इमेज क्या थी? 011। तो पहले इन 3 इमेजेस को जरा ग्राफिकली देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ग्राफिकली देख लेते हैं। तो ये आपको यहाँ अगली स्लाइड पे नजर आएगा। हाँ। जी जनाब, ये देखें, ये जो था ना आपके पास, ये वाला जो वेक्टर, ये मैप कर गया है। किस में मैप कर गया? इस पे मैप कर गया। ये वाला वेक्टर जो है वो इस पे मैप कर गया, ये वाला वेक्टर जो है वो इस पे मैप कर गया, और ये वाला वेक्टर जो है वो इस पे मैप कर गया। क्लियर होगी ना बात? यही होना है ना, यही होना है ना। R2 से मैपिंग कहाँ लेके गई है? आपको R3 में लेकर गई है। तो ये आपको पता ही है। आपको याद है ना, E1 क्या था? 10, और Y1 क्या था? 102। तो ये असल में Y1 है। ये क्या है? ये वेक्टर Y1 है। और ये वाला वेक्टर कौन सा है भाईजान?
y2 है, और ये वाला वेक्टर कौन सा है जो यहां से यहां जाएगा? ये इमेज है, किसकी इमेज है? किसकी इमेज है? 3 2 की। ये 3 2 की इमेज है, ये वाला वेक्टर है, यहाँ चला गया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपने जो काम किया था ना, किसके साथ काम किया था? 3 2 के साथ। अब आप इसके साथ वही काम कर लें यार, x1 x2 की इमेज निकालनी है। तो क्या करोगे आप? ये करोगे ना, t x1 x2 बराबर किसके होगा? x1 टाइम्स e1 x2 टाइम्स e2। पहले x1 की जगह क्या लिखा हुआ था? 3, और x2 की जगह क्या लिखा हुआ था? 2। सही है ना? पहले 3 2 था ना, अब क्या है? x1 x2। यहाँ पर क्या होगा? x1 इधर आ जाएगा, x2 इधर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखूं भाई? x1 के साथ क्या लिखूं? 102, और इसके साथ क्या लिखूं? 0। अच्छा, ये असल में इमेज है किसकी? इसकी। क्लियर हो गया ना? अब देखें, जरा गौर से सुनिएगा, गौर से, बहुत गौर से सुनिएगा। हमने एक आर्बिट्ररी वेक्टर पकड़ा है R2 में, क्या रखा है उसका नाम? x1 x2। उसकी इमेज ये आ गई। ठीक है, अब मैं इस इमेज को एक तरीका तो लिखा हुआ है ना सामने, x1 टाइम्स 102 x2 टाइम्स 0। इसको मैं दो और मुख्तलिफ तरीकों से लिखूंगा, दो और मुख्तलिफ तरीकों से। तो चलें बता दें, ये जो खाली डब्बा सा छोड़ा हुआ है, इसमें क्या नंबर आएंगे? ये क्या है जो पिछले रिजल्ट से आप कंपैटिबल रहे हैं? यार x1 x2 तो यहां लिख दिया, दोबारा लिखोगे? सर y1 y2 आएंगे। सही है, वेरी गुड। देखें, जवाब वहां से आ गया। अब आप देख लें, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना मैंने, मैट्रिक्स टाइम वेक्टर, ये वही है जो ऊपर वाला है। इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करके x1 x2 2x1 प्लस x2। तो असल में अगर आप इसको देखें ना, इस वाली कहानी को तो ज्यादा आपकी समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वाली कहानी, ये वाली, क्या आपको ए नजर नहीं आ गया यहाँ पे? इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं बिल्कुल ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ, t ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ x, वेयर a इज दिस मैट्रिक्स 1 0 2 0 1 1। ये कौन सी मैट्रिक्स है? 1 0 2 और 0 1 1। और मजे की बात है, इस मैट्रिक्स को आप एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जो पहला कॉलम है ना ए का, ये y1 है ना, ये क्या है? y2 है। तो आप कह सकते हैं कि a जो है ना, वो मेरा इसके बराबर है। कहाँ लिखूं यार? a बराबर है y1 एंड y2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि y1 तो कुछ भी नहीं था यार, ये t ऑफ e1 था, और वो दूसरा वाला क्या था? t ऑफ e2। तो अब मैं जरा दोबारा से आपको समझा दूं, या हो क्या रहा है खेल? खेल सिर्फ इतना हो रहा है, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है, डायरेक्ट अगर आपको ए दिया गया है तो इससे बेहतर क्या है यार? कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको ए नहीं और E1 और E2 की इमेजेस दी हैं, तो भाईजान वो E1 और E2 की इमेजेस ही एक एक कॉलम फॉर्म करती हैं। क्या करती हैं? एक एक कॉलम फॉर्म करती हैं। तो कहने का मतलब हुआ, और अब हम उल्टा भी कह सकते हैं, गौर से सुनिएगा, उल्टा भी कह सकते हैं। अगर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ए दिया है ना, तो असल में जो पहला कॉलम है ना, पहला कॉलम वो E1 का इमेज होता है हमेशा, और दूसरा कॉलम क्या होता है? E2 का इमेज। यार सही है, खत्म हो गई। तो ये कहानी है, यानी कहने का मतलब है कि ए और E1 E2 की इमेज, ये दोनों एक ही जितने पावरफुल हैं। अगर आपको E1 E2 की इमेज है तो आप बता सकते हैं, और अगर आपको ए मालूम है तो उसके जो कॉलम्स हैं वो E1 और E2 क्या होते हैं? इमेज होते हैं। ओके, दिस इज सो पावरफुल। इसीलिए कहते हैं कि E1 और E2
लगते तो बड़े मासूम से हैं 1001, लेकिन उसकी इमेज इतनी पावरफुल है कि वो पूरे ए को गवर्न कर रही है। जी मेरी बात तो सुने ना, मैंने हमेशा कहा है कि आपने जो, आपको तो शक हो रहा है ना कि हो सकता है E1 कहीं 10 ना हो, यही कह रहे हो ना? नहीं भाई, E1 और E2 स्टैंडर्ड है यार, सदियों से चल रहे हैं। कोई भी E1 को जो है ना वो 10 से डेविएट नहीं कर सकता, E2 को जो है वो 01 से डेविएट नहीं कर सकता है। याद कर लो भाई, ये आप तो कंप्यूटर साइंस के हो ना, आप जो डेटा साइंस में नहीं क्या क्या आपने पढ़ना है उसमें सब यही है कि E1 E2 जो है वो बस पत्थर की लकीर है ना। लेकिन ख्याल रखिएगा कि डायमेंशन कौन सी है। अगर डायमेंशन 7 है ना तो E1 का मतलब 10 नहीं होगा, क्या होगा? बस E7 का मतलब यही है कि अगर E1 है तो पहली पोजीशन पे 1 है, बाकी 6 0 हैं। E2 का मतलब क्या है? दूसरी पोजीशन पे 1 है, ऊपर का 0 और नीचे के 5 0 हैं। और E7 क्या हो जाएगा? 6 0 और 1। ठीक है, ये जरा ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आप मुझे बताएं कि आपने देखें सारा हर तरफ खेल वही चल रहा है। ये भी जो है ना E1 E2 की इमेज है, यहाँ आपने डायरेक्ट x1 x2 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर आपने क्या किया है? उसका एक मैट्रिक्स बनाकर मल्टीप्लाई किया x1। यहाँ पर आपने क्या किया है कि वो सब काम एक साथ कर दिया। वेक्टर ले लें या मैट्रिक्स ले लें, बस इसके अंदर ज्यादा आसान है कि हर काम क्या हो गया? x1 और x2 की फॉर्म में आ गया ना, इस फॉर्म में। राइट, लेकिन असल जो है ना वो ये है, असल कहानी जो है ना वो ये है, ये जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है? इमेज ऑफ E1 कॉमा इमेज ऑफ E2। ओके जी, सो लेट्स गो फर्दर। ओके जी, जी जनाब, एक मिनट, इसको ऐसा करते हैं। ओके, व्हाट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन? इज नथिंग बट ए रूल। ठीक है, नथिंग बट ए रूल। तो यहाँ पे जो पहली लाइन में तो ये बताया गया ना कि जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, कौन क्या डिफाइन कर रहा हूँ? ट्रांसफॉर्मेशन वो R3 का से शुरू होगा, यानी एक 3 कंपोनेंट वाला वेक्टर आएगा और उसकी इमेज जो है एक 2 कंपोनेंट वाला वेक्टर होगी। और वो होगी कैसे? ये है, देखें x1 x2 x3 इनपुट हुआ ना, कह रहा है ये रही इसकी इमेज। पहले और तीसरे को ऐड करके एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, और जो मिडिल कंपोनेंट है ना उसका 5 टाइम्स करके उसमें 2 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगी? आपके पास आउटपुट आ जाएगी। आपको सिर्फ ये बताना है, शो दैट T इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एग्जाम में ही उल्टा आ सकता है कि एक ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, एक और रखी हुई है, एक और रखी हुई है। तो मैं सवाल इस तरह से कर सकता हूँ, अतीक आपका असाइनमेंट 3 में पहली काम शुरू कर दिया, अभी आपने असाइनमेंट 2 भी नहीं दिया है। है, तो उसमें ये सवाल आ सकता है कि साहब ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन है, बताइए जनाब कौन सी लीनियर है, कौन सी नॉन लीनियर है। फिर आगे जाएगा कि अगर वो लीनियर है तो उसकी मैट्रिक्स बता दो, और अगर नॉन लीनियर है तो काउंटर एग्जाम्पल बता दो। ठीक है, राइट, क्लियर हो गया ना? लेकिन इनसे पहले, ये तो बात की बात है ना, पहले तो आपको एक फील होनी चाहिए ना कि व्हाई दिस इज लीनियर एंड व्हाई दिस इज नॉट लीनियर। ये आर्ट है, ART। फिर उसके बाद साइंस शुरू होगा कि जब जब दिल को तसल्ली होगी कि ये लीनियर है तो आप ए निकाल लेंगे, और जब ये पता चल गया नॉन लीनियर है तो आप काउंटर एग्जाम्पल देंगे। तो जरा दिल पे हाथ रख के बताओ ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? खैर यहाँ तो उसने बोल ही दिया ना, शो दैट। अगर ये ना दिया जाता और ये कहा जाता डिसाइड इट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर, तो आप कैसे समझते हैं कि ये नॉन लीनियर? कांस्टेंट की वजह से है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक रीजन ये है, एक और भी रीजन है, अगर मैं कांस्टेंट हटा दूं ना फिर भी ये नॉन लीनियर रहेगी। यस, जवाब सही आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से भी ये क्या है? नॉन लीनियर है। ठीक है, अच्छा अब क्लियर हो गया, ये नॉन लीनियर है। अब आपने क्या करना है? आपने कहना है अगर ये नॉन लीनियर है तो लेट मी गो बैक, और मुझे ये देखना है कि कौन सी कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो सबसे आसान कंडीशन क्या होती है? मॉडलिस का मतलब बताओ यार अतीक, क्या मतलब है? अच्छा एक मिनट, आपका मतलब दूसरा है।
आपका मसला दूसरा है, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, आपको मैं समझा रहा हूं ना आप ही की जबान में। नहीं, आप बताओ व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए मैं वही बात करता हूँ कि आप लोगों को फंक्शन पढ़ा दिया जाता है, आपके जहन, सुनो ना, आपके जहन में बस ये रहता है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 ये फंक्शन है, यही रहता है ना, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस j, y इज इक्वल टू cos x, यही है ना, यही कहानी खत्म है भाई। ये नहीं है फंक्शन, ये तो फंक्शन की एक एग्जांपल है। फंक्शन ये होता है कि विच रिलेट्स इनपुट टू आउटपुट। यहाँ पे इनपुट क्या है, x1 x2, आउटपुट क्या है, ये दो कंपोनेंट्स हैं। अब ये दो कंपोनेंट्स मेरी मर्जी में जो मर्जी बना दूं, लेकिन ये इन दो कंपोनेंट्स में क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, इनपुट और कुछ और कांस्टेंट वगैरह। तो ये मेरा अपना बनाया हुआ है यार, ठीक है। ओके जी, पहले आपको वही चेक करना चाहिए कि यार ये ट्रांसफॉर्मेशन में जीरो साहब जीरो की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ये देखो नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे, कि मैंने टी जीरो निकाला ना, यहां से देखो, ये बेसिकली टी ऑफ जीरो जीरो होगा ना, इसका मतलब x1 क्या है, जीरो, x2 क्या है, जीरो, इसको भी जीरो कर दें। यहाँ पे भी x2 इन्वॉल्व है, सॉरी ये x3 ये वाला जीरो था, सब जीरो है ना, x1 x2 x3 जीरो है, तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास, विच इज नॉट जीरो। एक मिनट में देखो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी मैं ये वाला सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं वो वाला करूंगा, दो हटा के भी करूंगा। पहले आप ये बताएं, ये कन्विंस हो गए ना कि ये वाली कंडीशन फेल हो गई है, कौन सी वाली, टी जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, लिहाजा ये क्या नहीं है, नहीं है, ठीक है, अच्छा, विच मीन्स टी इज नॉट लीनियर लिखा हुआ है ना, ये। अब एक काम करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, आगे चलो, आगे अभी पकड़े जाओगे। नहीं, अभी आपने जुमला क्या बोला है कि एवरी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर, तो ये कहां लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, कहां लिखा हुआ है, तीन लाइनें लिखी हुई हैं यार, डिफाइन दिस बाय दिस, इसमें कहां लिखा हुआ है कि ये मैट्रिक्स इन्वॉल्व है, इसमें तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं। और मजे की बात है, अगर मैट्रिक्स इन्वॉल्व होगी तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर हो जाएगी, जो इस केस में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अच्छा, अब मैं यही सवाल कर रहा हूं, इसको अगर आप कह लें एग्जाम्पल, तो मैं एग्जाम्पल बी कर रहा हूं। चलिए जनाब, बताइए जनाब, जैसे कि इन्होंने कहा था कि अभी भी ये नॉन लीनियर है इसलिए कि मॉड है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये तो समझा है ना, मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे कि दिस न्यू जेंटलमैन इज आल्सो नॉन लीनियर, कौन सी कंडीशन फेल हो रही है। एक मिनट, पहले तो आप इसी को देख लें ना, टी जीरो जीरो, ये तो ये जीरो जीरो हो जाएगी और ये इक्वल टू जीरो हो जाएगी, तो ये तो कंडीशन फेल नहीं हुई ना, टी जीरो इज इक्वल टू जीरो वाली, टी जीरो तो जीरो ही है ना। लेकिन मैंने क्या कहा था, सिग्नल ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि निकल जाना है, आगे पीछे भी देखना है, तो ये जो है इसका मतलब क्या है कि अभी तो कोई डिसाइड नहीं हुआ, टी जीरो जीरो, पहले तो डिसाइड हो गया था ना, पिछले केस में टी जीरो वाज नॉट जीरो, तो आपने कह दिया था वो नॉन लीनियर है, लेकिन यहाँ अभी कुछ भी हो सकता है। अब वो जो और फर्दर चेक है इसी के लीनियर होने के लिए, वो हम लेंगे, बात समझ में आ रही है ना, इसको मैं दोबारा लूंगा, अभी फिलहाल मैं वापस वहीं जाता हूँ। हमारा पर्पस देखें, एक होता है एग्जाम, एक होता है लर्निंग। अगर ये एग्जाम का क्वेश्चन होता ना, तो आपने यहीं पे कहानी खत्म कर देनी थी, अपना टाइम नहीं जाया करना था कि साहब अरे यार चलो मैं कुछ और भी देख लूं, कोई और कंडीशन वायलेट हो रही है, नहीं, एग्जाम में टाइम इंपॉर्टेंट है, और बहुत यहाँ टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया ये नॉन लीनियर है, लेकिन हम इसको और कंडीशन के थ्रू भी देखना पसंद करेंगे कि वाई दोज कंडीशंस आर आल्सो वायलेटेड। तो उसका तरीका जैसे अभी आपने बताया था, आप असल काम करो ना, आप ये वाली कंडीशन की तरफ जाओ ना, टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, यानी एक ऐसा यू और ऐसा वी पकड़ के लाओ कि दोनों साइड जो है ना अनइक्वल हो जाए, ये भी एक आर्ट है बस, समझ गए ना। जरा बताओ, ऐसा यू और ऐसा वी के जब आप उसको लेकर चलें तो
लेफ्ट और राइट मैच नहीं करें। यू को क्या ले ले? देखें पहले एक बात का ख्याल रखो, डेकोरम का ख्याल रखो। आपने जो भी इनपुट लेना है ना उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, तो यू के 3 कंपोनेंट्स हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तीनों बताओ ना। अभी तो आप प्लस कह रहे थे यार। मेरा ख्याल आप एक काम करो यार, देखो आप बिल्कुल सही चल रहे थे पहले। 1 1 1 ले लो इसको, यू को क्या ले लो? 1 1 1, और वी को क्या ले लो? -1 -1। ठीक है, सही है, चल रहे हो मेरे साथ साथ। अब मुझे बताओ u प्लस वी क्या हो जाएगा, यानी चलिए ये बता दो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा। तो यार u और v को प्लस करो, 0 0 0, उसकी इमेज लेके बताओ जल्दी से क्या आएगा। देखें आप अगर फार्मूले को इस तरह से देखोगे ना कि x1 x2, तो आप धोखा खा जाओगे। आप इस तरह से देखो, इनपुट में 3 कंपोनेंट्स है ना, यहाँ पे तीनों क्या है? 0। आउटपुट में क्या हो रहा है कि वो जो पहला कंपोनेंट है आउटपुट का, वो इनपुट के पहले और तीसरे को सम कर कर एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा है, सही है। और जो आउटपुट का सेकंड कंपोनेंट है वो इनपुट के सेकंड कंपोनेंट का 5 टाइम्स कर रहा है और 2 ऐड कर रहा है, सही है। इस तरह से समझे आप। अब बताओ कि ये जो आपके पास t0 0 0 है किसके बराबर है? अभी तो यार कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, ये 0 2 है यार, क्या हो गया दोनों को? अभी तो कैलकुलेट किया है, t0 is 0 2। तो यहाँ पे u प्लस v अगर 0 हो गया तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि आप 0 0 की इमेज देख रहे हो ना, तो 0 0 की इमेज देखोगे तो यहाँ भी 0 लिखोगे, यहाँ भी 0 लिखोगे, यहाँ भी 0 लिखोगे, तो 0 2 आ गया ना लेफ्ट साइड। अब आप मुझे ये बताओ कि tu किसके बराबर है? फिर आप ये बताओ ये किसके बराबर है? tu का मतलब क्या है? 2 7। वेरी गुड, आपकी समझ में आ गया इन्होंने कैसे बताया है। यार हर चीज 1 1 है ना, तो क्या होगा? आउटपुट कैसे आता है? पहले और आखिरी को ऐड कर लो, तो 1 और 1 क्या आ गया? ये वाला 2 आ गया। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? इनपुट का मिडिल कंपोनेंट देखो, x2 लिखा हुआ है ना, वो 1 है, ठीक है। आप जरा ये बता दें टीवी बता दें जल्दी से जी। देखें ये 2 ही होगा, इसलिए 2 होगा कि आपके पास -1 और -1 जब आप रखोगे ना x1 प्लस x3 में, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अच्छा जरा नीचे चलो, मजे की बात है कि नीचे क्या बताया आपने, जल्दी बताओ। -3 बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जरा इसको ऐड तो करो, जरा देखो क्या मिलता है। 4 4, ऊपर क्या मिला था? लेफ्ट साइड क्या था? 0 2, राइट साइड क्या है? 4 4। बताओ, यानी ये कंडीशन क्या है? फेल हो गई है। किस केस में फेल हुई है? जब आपने u को क्या लिया है? 1 1, और v को क्या लिया है? -1 -1। अब मुझे ये बताओ इस केस में क्या होगा? इस केस में ये वाली कंडीशन तो पास कर जाएगी। कौन सी वाली कंडीशन पास कर जाएगी? t0 = 0। लेकिन ये वाली कंडीशन जो है ना अभी भी फेल हो जाएगी, इसलिए कि उसमें सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे जो है ना, ये जो है ना 2 की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा, ठीक है। सही है, तो ये फेल हो जाएगी, राइट। तो आपने देखा कि ऐसा करो ना यार, उसको तो छोड़ो ना यार, ये पहले ही गड़बड़ हो गई ना, ऊपर ही गड़बड़ होगी पहले ही कंपोनेंट में। जब आप रख रहे हैं u प्लस वी, तो ऊपर वाला कंपोनेंट 0 आ रहा है और नीचे वाला कंपोनेंट क्या आ रहा है? नॉन 0 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब राइट का ऊपर वाला कंपोनेंट तो नीचे बना। तो ये असल में देखें, जब भी नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, वो कहते हैं ना कि पहले तो आपको आंख बंद के ठंडी सांस लेनी है, सोचना है कि यार ये क्यों नॉन लीनियर हो गई। और वो फिर इसी तरीके से होती है, कहीं कांस्टेंट पड़ा होता है, कहीं एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, कहीं दो नंबरों का प्रोडक्ट भी आ जाता है x1 x2। अगर आउटपुट में x1 x2 का प्रोडक्ट समझो गए, वो भी क्या है? नॉन लीनियर। लेकिन वो आपने अपने दिल को समझाया है, मेरे से नंबर लेने हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा क्या कौन सी कंडीशन फेल हो रही है। क्या t0 = 0 वाली फेल हो रही है, या t = tu प्लस tv फेल हो रही है, ठीक है जी। ओके
राइट। तो अच्छा, एक और भी तो कंडीशन है, वो ये वाली टी सी यू इज इक्वल टू सी टी यू। पता क्या है, बाज एग्जाम्पल ऐसी होती हैं कि जिसमें टी जीरो इज इक्वल टू जीरो भी गुजर जाता है, पास हो जाता है, और टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू वो भी पास हो जाता है। लेकिन इसका फिर वही मतलब ये है क्या, जरूरी नहीं है। ये कंडीशन जो है ना, ये यहाँ पर आके फंस जाता है आदमी। टी सी यू इज इक्वल टू सी टी यू, तो आपको एक ऐसा सी और एक ऐसा यू देना है जिसमें ये दोनों क्या हो जाए, डिफरेंट हो। तो आप बता दें, मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे, जब भी एब्सलूट की बात आए तो सी को -1 ले लेना चाहिए। क्या ले लेना चाहिए? सी को -1। उसका एक रीजन होगा ना, इधर के अंदर तो जो है ना वो पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एब्सलूट की वजह से वो सी तो गायब हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है, सॉरी, यहाँ पे जो है ना, आप पहले यू को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो आप सी से बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पर वो बाद में माइनस आकर जो है ना आपको आंसर क्या करेगा, दोनों साइड डिफरेंट। ठीक है ना? तो अब इसको करते हैं। पहले मैं दोबारा से लिख लूं जरा साफ सुथरा करके। टी सी यू इज इक्वल टू सी टाइम्स टी यू। चलें जी, सी को क्या ले लूं, -1, जैसे अभी हमने डिसाइड किया है। अच्छा अच्छा, एक और काम करें, यू को जो है ना, जरूरी नहीं कि आप इसके सारे कंपोनेंट नॉन जीरो रखें। आप एक ऐसा कंपोनेंट लें जहां से आपको नजर आ जाए वायलेशन आएगी, बाकी सब जीरो कर दें। कैलकुलेशन आसान करो ना लाइफ अपनी। तो मुझे बताओ, यू का ऐसा कौन सा कंपोनेंट में नॉन जीरो रखूं कि मुझे आगे वायलेशन नजर आ जाए, बाकी इमटेरियल। बहुत आसान है, 1 0 0 ले लो। ठीक है, क्लियर। अब देखो, जरा गौर से देखना, सी यू किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि टी सी यू किसके बराबर होगा? देखिए, सिंबल में ना जाए, सिंबल में ना जाए, सिर्फ रूल बता देंगे, जो इन होता है आउटपुट कैसे आता है। पहला कंपोनेंट क्या है यार आउटपुट का, मॉड x1 प्लस x3। तो यहां पर पहला कंपोनेंट क्या है, -1। तीसरा कंपोनेंट क्या है, 0। तो आउटपुट का पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, -1 और 0 को ऐड करोगे, -1 और एब्सोल्यूट साइन लोगे तो ये 1 हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा इसका, इसलिए कि x2 मैंने 0 रखा है। ये तो आ गया टी सी यू। अब चलते हैं जनाब, किसकी तरफ चलते हैं, सी टी यू की तरफ चलते हैं। तो सी तो -1 है ना, अब जरा टी यू बता दो जल्दी से। ये रहा यू हमारा, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, -1। तो आपने देखा, एक तरफ 1 2 आ रहा है, दूसरी तरफ -1 2 आ रहा है। तो ये तीसरी कंडीशन भी फेल हो गई इसकी, लीनियरिटी की। तो मैंने कहा ना कि इम्तिहान में आपने क्या करना है, सबसे पहले किसको हिट करना है, टी जीरो इज इक्वल टू 0 को देखना है। ये असल में ये दूसरे नंबर पे लिया करें, वो तीसरा नंबर है जो मैंने पहले कर लिया, कौन सा, टी यू प्लस वी वाला, राइट। ठीक है, तो अगर ये पास कर गया, ये पास कर गया और वो पास कर गया, एक मिनट जरा रुक जाए। आपने तो पहले अपने पे याद रखा था ये नॉन लीनियर है, अब ये तीनों टेस्ट पास करेगा तो आप उसको लीनियर कह देंगे? नहीं, पता क्या होगा, अगर आपको यकीन है कि वो नॉन लीनियर है, तीनों टेस्ट पास करें, तो आप गौर करें डेफिनेशन में, ये कहीं नहीं लिखा कि ये जो है ना u जो है ना वो 1 1 होगा, उसमें तो ये लिखा है फॉर ऑल uv। हो सकता है आपने ऐसा uv लिया हो जिसमें इत्तेफाक से कंडीशन जो है ना वो पास कर गई हो, लेकिन ये कंडीशन तो सबके लिए होनी चाहिए अगर वो क्या है, लीनियर है। तो फिर आप क्या करेंगे, अपने u एंड v को चेंज करेंगे, एग्जैक्टली exactly। देखिए, काउंटर एग्जाम्पल एक बड़ा मजे का खेल है मैथमेटिक्स में। काउंटर एग्जाम्पल का सिर्फ ये मतलब होता है कि आपने एक ऐसी एग्जाम्पल देनी है जिसमें वो सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन अगर आपने एक एग्जाम्पल दी और वो सेटिस्फाइड हो गई तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि फॉर ऑल, तो वो तो आपने मिस्टेक किया ना। ओके जी, सो ये है नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जनाब, ओके। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ओके, चलिए जी, 11
क्या खत्म हो गया ये? मेरे ख्याल ये कौन सा आर्टिकल था, जरा देख बताओ। ये 1.8 था ना? अच्छा एक मिनट, ये इसमें है। हाँ ये आ गया ना। ये असल में वही है जो भी मैंने किया था, ये वही चीज है भाई। कौन सा, यही किया था ना मैंने, यू को लिया था 1 1 और सी को लिया था माइनस में, वही कैलकुलेशन है जो भी हमने पिछले स्लाइड में कर लिए। ठीक है, ओके चलें जी। अब हम जाते हैं 1.9 की तरफ। 1.9 1.9 ओके। असल में ये चीज जो है ना, ये जो आपको नजर आ रही है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। ये सिर्फ उसको क्या कर रहा है, फॉर्मलाइज कर रहा है। क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले नॉन लीनियर से पहले यही पढ़ रहे थे ना हम, क्या कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या तो ए के जरिए से पता चल जाएगी, या फिर एक और तरीका है क्या, जो यूनिट वेक्टर्स है ना, जिनको डायरेक्शन वेक्टर्स भी कहते हैं, अगर उनकी इमेज हमें पता है तो उन इमेजेस को कॉलम मानते हुए जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो भी ए होगी। बस ये वही चीज है दोबारा, ठीक है जी, राइट। अच्छा उसके लिए पहले हमने क्या काम किया, देखें कहानी असल में यहां से शुरू होती है। आपके पास फर्ज कर लें कि आप जो है ना वो R3 से कहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है, दोबारा से लिखता हूं, R3 से किसी भी स्पेस में जाना चाह रहे हैं, अभी छोड़ दें आप, बस बेसिकली इनपुट क्या होगा आपका, 3 नंबरों वाला वेक्टर होगा। आउटपुट हो सकता है 2 नंबरों वाला हो, या 6 वाला हो, या 10 वाला हो, उससे कोई फर्क नहीं। अब इसके लिए हमें पता क्या करना होगा, हमें क्या चाहिए होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए होगी। जरा मुझे बताओगे, अगर मैं इस साइन ऑफ इंट्रोगेशन को एक वेरिएबल ले लूं, तो ये ए का ऑर्डर क्या होगा जो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगी? तो भाई ये होगा दिस बाई 3। अभी आपने नहीं देखा यार, अगर ए जो है 2/3 होती है तो क्या होता है, वो 3 डायमेंशनल वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करती है किसमें, सेकंड में। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है सेकंड। इसका मतलब है कि अगर ये 5 है तो मेरा ए क्या होगा, 5/3 हो जाएगा। और अगर ये आपके पास 2 है तो मेरा ए क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। मैंने कहा अभी मैं आउटपुट सोच लूंगा ना यार, अभी मुझे इनपुट को तो देखने दो। इनपुट मेरा हमेशा क्या है यहाँ पे, 3 वेक्टर्स, ठीक है, ओके। अब हमने ये कहा कि 3 अगर R3 है तो इसमें बहुत सारे नोटेशन होते हैं। सबसे पहले तो कि 3 वेक्टर्स नजर आ जाएंगे आपको, यूनिट वेक्टर्स, वो यही है ना जो पहले मैंने बताया था, 1 0 0 0 1 0 0 1। इन तीनों को बनाकर अगर आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसका क्या नाम क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। सही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होती है ना, स्क्वायर है, डायगोनल पे 1 है, ऊपर नीचे क्या है 0। ये आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूं मैं। उसके बाद अगर आप इस I3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जरा मुझे सोचिए बताओ। वापिस x आएगा, इसलिए x आ जाएगा कि इसका मतलब यही हुआ ना, x1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 0 0 से, x2 किससे होगा, 0 1 0 से, x3 क्या होगा, 0 0 1 से, 0 0 1। तो एंड में ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x1 x2 x3 विच इज योर x। ये तो पुराना अलजेब्रा है, इफ यू हैव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी टाइम्स एनी वेक्टर इज इक्वल टू दैट वेक्टर, ठीक है। बल्कि जरूरी नहीं है ये वेक्टर हो, ये भी क्या हो सकती है, एक मैट्रिक्स भी हो सकती है, राइट, ठीक है। ये तो पुरानी कहानियां चल रही हैं, ओके। नहीं क्या है फिर यार, नहीं ये है कि अच्छा ये जनरल केस है। हमने तो x को क्या लिया है,
हमने तो ऊपर जो हमारा n था वो क्या था, R3 था ना। तो अब ठीक है, आप I3 के बजाय क्या ले लें, आप IN ले लें। तो अगर IN N4 है तो 4/4 की मैट्रिक्स है, x से मल्टीप्लाई करोगे तो कहने का मतलब है रिजल्ट वही आएगा, INX = x। ये है बस इसका मतलब। अच्छा, अब एक और चीज भी है, वो चीज ये है, मेरे ख्याल इन्होंने अगले पेज पे दिया है। ओके, ऑलराइट, ओके देखें, हमने एक थ्योरम प्रूफ की थी ना, जो ओरिजिनल डेफिनेशन थी ना लीनियर मैपिंग की, वो ये थी T ऑफ U प्लस V = 2U प्लस TV। लेकिन उसका जो हमने रिजल्ट निकाला था तो हमने ये प्रूफ किया था ना, T ऑफ CU प्लस DV = CTU प्लस DTV। ठीक है, इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज का मतलब ये है कि आपने P वेक्टर लिए, ठीक है, बजाय 2 लेने के, ऊपर तो 2 थे ना, P लिए, उसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, तो इसकी जो इमेज होगी ना वो इंडिविजुअल इमेजेस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब और करें, इन दोनों में फर्क बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेफ्ट पे आप क्या कर रहे हैं, इनपुट वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर क्या ले रहे हैं, इमेज। राइट पे क्या ले रहे हैं, इंडिविजुअल वेक्टर्स की आप इमेजेस ले रहे हैं, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन, लेकिन वेट्स दोनों में क्या है, सेम है। ये वेट्स कहलाते हैं कौन कौन से, C1, C2 एंड CP। ठीक है, वेट्स, ऑलराइट, ओके। ये सर मैं वहीं ले जा रहा है आपको जो पहले बता चुका हूं कि अगर आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर है और E1 E2 की इमेज है, तो आप ये बता सकते हैं, वहीं जा रहे हैं, हम कर चुके हैं। ओके, ये वही आ गया। A2 का मतलब क्या है, 1001 की बातें हो रही हैं, और T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो जो ये काम कर रही है। मेरा ख्याल है क्लियर तो नहीं हो गया ना क्या होने जा रहा है। आपको E1 की इमेज पता है ना, 2 - 3 4, और आपको E2 की इमेज पता है। इसका मतलब है हमें इसका A मालूम हो गया है। क्या होगा इसका A, एक काम करता हूं मैं, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसका A जो है ना मैं 2 तरीकों से लिखूंगा। एक ऐसे लिखूंगा TE1, और उसके साथ दूसरा कॉलम क्या होगा, TE2, और ये इस केस में किसके बराबर हो जाएगा, 2 - 3 4 5 0 1। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि साहब इसको भी आप प्रूफ कर दें, तो कोई मसला नहीं। प्रूफ करने का सिंपल मतलब ये है कि आप कोई भी x लें, उसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें, E1 E2, फिर ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज करें, और आपको पता चल जाएगा एंड में जो कुछ भी आएगा ना वो इस A का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, x के साथ। x क्या है, इनपुट वेक्टर। ठीक है, तो बस वही काम कर रहे हैं, तो बस यही काम करना है, बस चले इसी को करना है। इसका ये जो है ना, ये जो x दिया गया ना, x1 x2, इसका हमने इमेज लेनी है, जबकि वो 2 इंफॉर्मेशन दी गई है कि E1 का इमेज ये है और E2 का इमेज ये, मेरा बिल्कुल वही है ना जब थोड़ी देर पहले किया है, नंबर जरा से डिफरेंट है। ओके, सो लेट्स गो एंड डू इट। राइट, 2 के बाद 3 आते हैं। चलो भाई, ओके, ये तो अभी हमने करना है ना, नहीं कर भाई, दोबारा से कुछ गड़बड़ हो गई है, दोबारा ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स, दिस 1.8 ही चल रहा है ना अभी तक। ओके जी, ख्याल 1.8 या 1.9 कर रहे हैं, 1.9 कर रहे हैं, वही तो, ये तो हो गया ना।
1.9 documents. Mm-hmm. .9 ओके जी, ये आ गया राइट। ये अभी हम कर चुके हैं, ये अभी हमने देख लिया, ठीक है। ठीक है, 1 के बाद आएगा 2। ये भी हम अभी हमने बस अब यही करना है ना, कंप्यूट tx फॉर एनी x, ठीक है। 3 ओके जी, लेट्स सी। ओके, आपको याद है ना हमारे पास जो मैपिंग है ना वो R2 से किस तरफ है, R3 की तरफ है ना, फ्रॉम R2 टू R3। हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, R2 में से एक वेक्टर पकड़ना है, x1 x2, ठीक है। और इसको हमने लिखना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 एंड 0 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 1 0 तो वही हो गया ना E1, और 0 1 क्या हो गया, E2 हो गया। अब हमने ये वाली जो है ना प्रॉपर्टी लगा देनी है, तो यहां पर क्या लिखूं, व्हाट शुड आई राइट हियर एंड राइट देयर। इधर x1 आएगा और इधर क्या आएगा, x2 आएगा। फिर यहाँ पे भी x1 आ जाएगा, यहाँ पे भी x2 आ जाएगा। ये कहां से आ गया, ये 2 - 3 4। ये पिछले पेज पे बताया गया है कि 2 - 3 4 जो है वो किसका इमेज है, E1 का, और 5 0 1 किसका है, E2 का है। तो उसका मतलब है कि अब आप देखें, अब इस चीज को जो है ना आप 2-3 मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप इसको जो है ना इस तरीके से लिखें। कैसे लिखें, 2x1 प्लस 5x2 और माइनस, आगे कुछ नहीं है, 0 है, और अच्छा इसमें पता है क्या होगा, देखें इसमें ये होगा कि आप जरा देखें कहानी कहां से शुरू की थी, टी ऑफ एक्स से शुरू की थी ना, और टी ऑफ एक्स का मतलब यही है ना, टी ऑफ x1 x2। तो जो भी नंबर दें आप डायरेक्ट इसमें पुट कर लें। अच्छा मजे की बात है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है, तो आप ऐसा करें, इसी फार्मूले से दोबारा 1 0 और 0 1 की इमेज निकालें। अगर मैंने 1 0 की इमेज निकालनी है तो x1 को 1 रखूंगा ना, x2 को 0। तो जब मैं यहाँ पे x1 को 1 रखूंगा तो ये पूरा गायब हो जाएंगे पहले नंबर, और आगे क्या बचेगा, 5 0 1। तो ये वही चीज है, ये वाला मैंने क्या किया था, जरा दोबारा से बताएं। 0 1 कर दिया ना, उल्टा कर दिया मैंने, पहले x1 को 0 कर दिया और x2, तो फिर ये E2 आ गया ना, ये वाला। और अगर मैं उल्टा कर दूं, कौन सा उल्टा कर दूं, 1 0, तो फिर ये वाली चीज खत्म हो जाएगी, क्या आएगा, 2 - 3 4, तो ये आ जाएगा। तो चेकिंग भी हो गई ना। अच्छा अब इसको हम दो मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं, पता कैसे लिख सकते हैं, यही tx जो है ना, ये जो ये लिखा गया ये tx ही है ना, लेकिन हम इस tx को जो है ना इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। यानी यहां से जो है ना आप काम करें ना, ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये एक और तरीके से भी आ सकती है। एक वेक्टर बना लो जो x1 x2 है, और एक मैट्रिक्स बना लो। मैट्रिक्स क्या बनेगी जल्दी बताओ, 2 - 3 4 5 0 1। यही जो है ना मैं यहां लिखूंगा, कहां लिखूंगा, 2 - 3 4 5 0 1। और इसी को मैं एक और तरीके से भी लिखूंगा, बल्कि दो तरीकों से लिखूंगा, राइट। एक तरीका तो इसका ये होगा कि आप इसको इस तरह से लिखें, टी ऑफ E1 टी ऑफ E2 इंटू x1 x2, यही हो गया ना। इसलिए कि जो है 2 - 3 4 ये टी ऑफ E1 है और वो टी ऑफ E2 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका tx जो है वो किसके बराबर आ गया, ax के बराबर आ गया ना। इसलिए कि इसका नाम आप क्या रख लें, वेयर a इज व्हाट, a क्या है, Te1 एंड दूसरा कॉलम क्या है इसका, Te2। तो असल में ये जो स्लाइड चल रही है ना, ये पुरानी स्लाइड की क्या है, रिपीटेशन है बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं है।
मसला सिर्फ इतना है, आपका अगर लीनियर है तो ए गिवन है, अगर ए गिवन नहीं है और E1 और E2 की इमेज गिवन है तो फिर आप क्या करोगे, उन इमेजेस के कॉलम का एक मैट्रिक्स बना लोगे, वही क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। बस ये है कहानी, और कहानी कुछ भी नहीं है इसकी, राइट जी। अच्छा, जिसका जो बॉटम लाइन है वो बॉटम लाइन में बता दूंगा आपको। बॉटम लाइन जो है ना इसका, वो ये था बॉटम लाइन। आप क्या कह रहे थे? ये आ गई ना, ये वाली, ये चीज तो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट, यही थ्योरम 10 है भाई। थ्योरम 10, थ्योरम 10 वो समराइज कर रही है ना, क्या समराइज कर रही है कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास क्या है यार, हाँ जी, देखें ये दोनों वर्जन सेम आ गए। अगर तो आपके पास मैट्रिक्स है तो सीधा सीधा Tx = x हो जाएगा, लेकिन अगर मैट्रिक्स नहीं दी गई, ये चीजें दी गई हैं, क्या दी गई है, E1 की इमेज और E2 की इमेज और En की इमेज, तो आप खुद ए को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। हाँ जी, अब आप बोलें क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, क्वेश्चन किस किस्म का आएगा, पहले तो आप क्वेश्चन पूरा बताओ ना, जब भी सवाल का जवाब दूंगा ना। आपने क्वेश्चन अभी एम्बिग्यूस रखा हुआ है। अच्छा, अगर ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे ना तो फिर इसका मतलब है कि उसने कुछ और इंफॉर्मेशन दी होगी ना, वो तो वही है ना जो हम कह रहे हैं कि E1 और E2 की इमेजेस दी गई होगी, उनके कॉलम का ए बना लें। लेकिन ऐसा उल्टा भी है, अगर आपको ए दिया गया ना तो अगर वो कॉलम है तो गौर करें, वो कॉलम जो है वो यही तो है, ए का पहला कॉलम जो E1 की इमेज है और दूसरा कॉलम क्या है, E2 की इमेज है, तीसरा क्या है, En की इमेज है। तो वही तो हम भी बातें कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, ऑलराइट, ये थ्योरम होगी हमारी। हाँ, अच्छा, ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होते हैं। टाइम क्या हो गया? टाइम तो होता रहता है यार, कभी 2-4 मिनट ज्यादा भी बैठा करो। ओके जी, राइट, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, शुरू हो गया एग्जाम्पल। भाई क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हो? तो इसमें पता क्या, ये कह रहा है खुद ही समझो और खुद ही करो। मेरे ख्याल वो 6 क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बस वो यही चाह रहा है। क्या चाह रहा है, ये मैट्रिक्स आप उसको बता दें। कौन सी मैट्रिक्स बता दें? ये जो 6 नंबरों से बनी है। अच्छा, पहले इसका ऑर्डर तो बताओ, क्या है इस मैट्रिक्स का? नंबर तो नहीं पता, ऑर्डर तो नजर आ रहा है ना, क्या है? 3/2, वेरी गुड। इसीलिए इसका इनपुट क्या होगा, 2 कंपोनेंट वाला वेक्टर होगा ना, x1 x2, और इसका आउटपुट क्या होगा, 3 कंपोनेंट वाला वेक्टर। क्लियर हो गया ना? अच्छा, आप जरा गौर से सुनना, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ना, ए एक्स यानी T(x) = A(x), लिख सकते हो ना भाईजान? ओके, अच्छा, आ गया। अभी जो सारी बातें कर रहे हैं ना, ए, इसका एक नाम होता है, ये है नाम। चलो अच्छा, ये भी आ गया। क्या होता है ये? स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। यानी जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होगी तो उसके साथ हमेशा एक ए होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। तो यहां पर यही चीज निकालनी है। इसके निकालने के 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। देखिए, सबसे आसान तरीका तो कॉमन सेंस है, जो कि बहुत कॉमन नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए? जरा इंग्लिश में बताओ, मैथमेटिक्स को छोड़। एक मिनट, एक मिनट। व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए? इंग्लिश में बताओ, क्या होता है ये फर्स्ट कॉलम? बिल्कुल, ये देखो उन्होंने बता दिया,
लेकिन इसमें भी आप मैथमेटिक्स से T1 बोलो, ये इमेज होती है E1 की, इमेज होती है E1 की। मजे की बात है यार, आप ए को मारो गोली, कोई भी वेक्टर लो उसकी इमेज तो दी हुई है ना, तो 10 की इमेज क्या होगी? वेरी गुड, ये देखो बता दिया इन्होंने, 10 की इमेज 143 होगी, इसलिए होगी कि x1 की जगह 1 रख दो, x2 की जगह 0 रख दो, ये वाली चीजें गायब हो जाएंगी और बचेगा 143। वेरी गुड। अच्छा, टी ऑफ सेकंड वन क्या है? इसमें क्या हो रहा है, अब x1 को सबको 0 कर दिया, x2 को 1 किया, तो -202। क्या बोल रहे थे यार आप लोग? यही बोल रहे थे। मुबारक को, ये आ गया भाई, आ गया, ए आ गया। सो ए इज दिस। पहले मैं वही लिखूंगा ताकि आपकी समझ में आए। क्या लिखूंगा यहाँ पे? Te1, और दूसरा कॉलम क्या होगा इसका? Te2। और Te1 E2 देखें, सवाल जरा मजे का है ना। पहले केसेस में तो उन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ था कि भाई ये रही E1 की इमेज और ये रही E2 की। यहाँ पे उन्होंने क्या किया? एम्बिगुअस, सम मैट्रिक्स टाइम्स इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो आप उसको तो छोड़ देना मैट्रिक्स को, आप कहो यार x1 की जगह 1 रखता हूँ, x2 की 0 रखता हूँ, तो मेरे पास इसकी इमेज आ जाएगी, ये हमें ये वाला कॉलम मिल जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा? लो जेंटलमैन, इधर x1 को मैं 0 करूंगा, x2 को 1 करूंगा, तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी? ये वाला आ जाएगा। तो आपके पास ए आ गया ना, क्या आ गया? 143 -202, ये आ गया ए। अब मैंने कहा था ना, मैं आपको 3 मुख्तलिफ तरीकों से करके दिखाऊंगा, राइट? ये क्लियर हो गया ना? सबसे आसान यही है। अगर आपको ए ना पता हो, लेकिन ये पता हो कि ए इनपुट पे ऑपरेट करके आउटपुट ये देगा, ये इनपुट है x1, ये क्या है? आउटपुट है। तो आप खुद ही इनपुट 10 कर लें और आउटपुट को सिंप्लीफाई कर लें, फिर x1 को 0, x2 को 1, आउटपुट को सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपके पास कॉलम आ जाएंगे। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका पता क्या है? ये जो चीज है ना, ये, ओ भाईजान, इसको आप एक और तरीके से भी तो लिख सकते हो, मैट्रिक्स एंड वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। क्या होगी पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो? आपने यहां से देख को तो नहीं बता रहे ना, इससे आप इसको और इसको देख के बता रहे हो ना कि ये कैसे आएगा अगर मैं यहाँ x1 x2 लिखूं, राइट? तो ये भी ये आ गया, ये कॉमन सेंस है, वो कॉमन सेंस नहीं था। चलें, एक तीसरी चीज है, वो बताना कॉमन सेंस है या नहीं है। तीसरी चीज पता है क्या है? इसको क्लीन अप ऑपरेशन कर दूं ना सारा। एक मिनट, इसका क्लीन अप ऑपरेशन, हम कहाँ चले गए? चलें, इसका जरा आंसर याद रखिएगा अपने पास, ठीक है? 143 और -202। तीसरा ये है कि जो बिल्कुल ही लो लेवल है, कि आपको जो कुछ भी दिया गया है आप इसको इस तरह से लिख लो यार, शर्मा क्यों रहे हो? A11 A12, यही मतलब है ना। पहली रो अननोन, दूसरी रो क्या आएगी? 21 22, तीसरी क्या आएगी? A31 32, ठीक है, ये बराबर है इसके। अच्छा नहीं, इसके साथ ये भी आएगा। क्या आएगा इसके साथ? इसके साथ क्या आएगा? जल्दी बोलो यार। x1 x2 आएगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड, x1 x2। और ये इसके बराबर है, क्या लिखा हुआ है भाई? x1 -2x2, और क्या लिखा हुआ है? 4x1, और क्या लिखा हुआ है? 3x1 + 2x2। अब जरा ये मल्टीप्लीकेशन कर लो, जल्दी से कर लो यार, फटाफट। A11 x1 + A12 x2 और इक्वल, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? A21 x1 + A22 x2, और क्या लिखा जाएगा? A31 x1 + A32 x2, और ये बराबर किसके है? x1 - 2x2। ये किसके बराबर है? 4x1। ये किसके बराबर है? 3x1 + 2x2। अब मुझे बताओ कि ये चीज और ये चीज बराबर है, तो A11 क्या है? 1। ये A11 जो है वो 1 के बराबर है, और A12 क्या है? -2 के बराबर है। और ये वाला जो नंबर है ये 4 के बराबर है, और A22 क्या है? 0। ये किसके बराबर है? 3, और ये किसके बराबर है? 2। तो वही चीज आ गई जो पहले है। ये सबसे लिबोरियस है, सबसे मजेदार बस काम ये है कि इसको आप लिखें एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ए वेक्टर।
और वो कंसेप्चुअल है कि E1 की इमेज निकाल लो, वो ये वाला कॉलम आएगा, और E2 की इमेज निकाल लो, वही आएगा। और आप कहें सर इमेज कहाँ से निकालूं, तो ये इमेज का तो फार्मूला दिया हुआ है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है। यही तो इमेज होती है। ये क्या होता है इन, ये क्या होता है आउट इमेज, ठीक है। तो 3 तरीके हैं राइट। ओके, आप लोग नहीं, आपसे तो देखें, आपसे तो सिर्फ ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, फाइंड स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। उसमें सवाल मतलब इस तरीके से देखें, ये एग्जाम में तो इस तरह से सवाल नहीं आएगा। एग्जाम में तो ये आएगा कि साहब देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप अ वेक्टर इनटू दिस वेक्टर, ये चीज यहाँ आएगी। फिर आपसे कहा जाएगा फाइंड, ये पूरा जुमला लिखा होगा, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ए, ठीक है जी। ओके, कॉमन सेंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गई। अब जरा ज्योमेट्री भी तो देखें यार, ज्योमेट्री क्या कहती है। ओके जी, देखें जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले जो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया था, जिसमें हमने क्या किया था यार उस सवाल में, हाँ जी बताओ जल्दी से, क्या किया था हमने सवाल में। भाई हमने एक मैट्रिक्स दी थी ना, जिसमें 6 एंट्रीज पता नहीं थी, दैट टाइम्स एक्स, फिर हमने कहा था वो ए बताओ। वो था अलजेब्राइक क्वेश्चन, ये है ज्योमेट्रिकल। ये देखें क्या कह रहा है, गौर से पढ़ें। फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, जो R2 से R2 जा रही है, विच रोटेट्स ए पॉइंट अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल π/4 रेडियंस। कहने का मतलब ये है कि जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका वेक्टर्स क्या है, यही तो E1 है ना, विच इज 1 0। ट्रांसफॉर्मेशन ने क्या किया है, इसको ये बना दिया है, घुमा दिया ना। तो ये वाली चीज क्या है, टी ऑफ E1। ये क्या है भाईजान, E2। क्या होता है ये 0 1, ये घूम के इधर चला गया। ये वाला क्या है, टी ऑफ E2, ठीक है। मुझे बता सकते हो ये क्यों है, इसलिए कि आप एक यूनिट इधर गए हो ना, और ऊपर नहीं गए थे, 1 0 है। ये वाला 0 1 इसलिए कि आपने इधर कोई मूवमेंट नहीं लिया, ऊपर 1 गए हो, तो ये क्या हो गया 0 1। तो भाई बस ये वेक्टर बता दो ना, ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर होगा दिस प्लस दिस। ये है यूनिट वेक्टर, तो ये तो लेंथ 1 है ना, तो ये वाला हो गया 1/√2, ये वाला डिस्टेंस हो गया। और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है 1/√2। तो ये E1 की क्या आ गई इमेज। ये सवाल क्या था, ज्योमेट्रिकल इन नेचर था, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है क्या, या तो बता दिया जाए कि साहब अलजेब्राइकली क्या हो रहा है, या ये बता दिया जाए कि ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, E1 साहब 45 डिग्री रोटेट हो गए। ये नई चीज ओरिजिनल का ट्रांसफॉर्म वर्जन है। E2 साहब ऐसे खड़े हुए थे ना, ये भी 45 डिग्री रोटेट हो गए। तो ये दूसरा E2 का क्या हो गया, इमेज आ गई। तो जब मैंने E1 का आपको कंपोनेंट लिख दिए हैं, तो अब आपको थोड़ी मैं जहमत दूंगा, E2 के कंपोनेंट बताओ। Te2 के कंपोनेंट बताओ ना, ये है ना Te2। देखें आपका सेम है रॉन्ग, इन्होंने कहा कि नहीं, आप दोनों सही कह रहे हैं। तो कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव कहां से हो गया, आप यहां जा रहे हो। पहला पहला नेगेटिव मूव है ना, दूसरा तो पॉजिटिव है। क्या हो गया बच्चों, ज्योमेट्री भूल गए, -1/√2 1/√2, ये E2 की इमेज हो गई। लिहाजा आपसे तो ये पूछा गया था ना क्या स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, तो अब बता दो ना यार, ये अब क्या तकल्लुफ है। व्हाट इज ए, बार बार कहता हूं, हमेशा लिखता हूं ताकि याद रहे, ये Te1 और इसका दूसरा क्या होता है Te2। अब इस केस में आपने बता दिया ना, क्या बता दिया, 1/√2 1/√2
और दूसरा क्या है भाई, -1/√2, और क्या है 1/√2। अब याद होगा ना, 1-2 दिन पहले हमने एक मैट्रिक्स पढ़ी थी जिसको हमने क्या कहा था, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट वो क्या करती थी, हर चीज का मैग्नीट्यूड आधा कर देती थी। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हर चीज को क्या करती है, 45 डिग्री रोटेट कर देती है। ओके, अच्छा अब ऐसा है कि ये हमारा चैप्टर 1 था ना, और चैप्टर 1 अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। असल में चैप्टर 1 सबसे लंबा है, सबसे बेसिक है, इसलिए मैंने इसमें इतना टाइम भी लगाया। अब मैं चैप्टर 2 के नोट्स दे देता हूँ ताकि पहले से आप पढ़ जाइए।